अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर एंड वी आर स्टडीइंग एंटरप्रेन्योरशिप। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 1। इन दिस क्लास वी आर गोना स्टडी हाउ एंटरप्रेन्योर्स थिंक। तो एंटरप्रेन्योर थिंकिंग की जो अप्रोचेस होती हैं, जो एंटरप्रेन्योर के वे ऑफ थिंकिंग होते हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज़ थिंक स्ट्रक्चरली, सेकंड इज़ इंगेज इन ब्रिकोलाज, थर्ड इज़ effectuate एंड लास्ट इज़ कॉग्निटिव अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस थिंक स्ट्रक्चरली। क्रिएटिव मेंटल लीप इज़ फ्रॉम नॉलेज अबाउट एग्जिस्टिंग मार्केट टू अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट कुड लीड टू प्रोडक्ट और सर्विस दैट सेटिस्फाई दैट मार्केट। अच्छा, क्रिएटिव मेंटल लीप जो होता है वो एंटरप्रेन्योर की माइंड की एबिलिटी होती है, क्रिएटिव थिंकिंग की। क्रिएटिव मेंटल लीप इज़ द एबिलिटी ऑफ माइंड which gives new ideas, which enable someone to look at the new opportunities। तो ये क्रिएटिव मेंटल लीप जो जनरेट होती हैं उसके लिए जो नॉलेज होता है, तो पहले जो केस है नॉलेज अबाउट एग्जिस्टिंग मार्केट टू अ न्यू टेक्नोलॉजी, कि एक एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर आप देखते हैं कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं और न्यू टेक्नोलॉजी उसमें कैसे फिट इन हो सकती है। ठीक है, अल्टरनेटिवली इट कुड बी फ्रॉम नॉलेज अबाउट टेक्नोलॉजी टू अ न्यू मार्केट। पहले हमने एग्जिस्टिंग मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, अब एक टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, उसको न्यू मार्केट में लेके जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट को हम इस तरह एग्जांपल से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पहले मार्केट में चल रही थी एग्जिस्टिंग मार्केट में, इसके अलावा और मुख्तलिफ टाइप के सॉफ्टवेयर मौजूद थे, लेकिन iOS डेवलपमेंट हुई, आईफोन ने, एप्पल कंपनी ने iOS प्रोडक्ट लेके आए, iOS की प्रोग्रामिंग की प्रोडक्ट्स लेके आए, विच वाज अ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, और उसने आके मार्केट की नीड को सेटिस्फाई किया। ठीक है, और जो अल्टरनेट पॉइंट उसमें अगर आप देखें तो जिस तरह स्मार्टफोन्स जो टच स्क्रीन वाले मोबाइल से, वो पहले केस में होते थे, एक अपर क्लास ख़रीदती थी, महंगे मोबाइल थे, बड़ी कंपनीज बनाती थी, और जो मिडिल क्लास है वो अफोर्डेबल नहीं था उनके लिए वो स्मार्टफोन्स ख़रीदना। क्यों? मोबाइल ने क्या किया, मिडिल सोशल क्लास को टारगेट किया, एक वो नई मार्केट आइडेंटिफाई की और उस अवेलेबल जो टेक्नोलॉजी थी पहले से मौजूद उसको उस मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये दोनों चीज़ें जो है ना, इसमें हम प्रोडक्ट की और मार्केट के दरमियान सिमिलैरिटीज़ देख के उनको इनिशिएट करते हैं। तो इसमें दो तरह की सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट इज सुपरफिशियल सिमिलैरिटी। इट एग्जिस्ट व्हेन द बेसिक एलिमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी रिजेंबल द बेसिक एलिमेंट ऑफ द मार्केट। सिंपल डेफिनेशन, सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज़ वो होती हैं कि किसी भी टेक्नोलॉजी की जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, दोज एलिमेंट्स विच आर रिलेटिवली ईजी टू ऑब्जर्व, ठीक है, उनके लिए इतना कोई हाई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़ाहरी तौर पर उनका सामने मैच नज़र आ रहा होता है, उसको कहते हैं सुपरफिशियल सिमिलैरिटी। इसकी आगे एग्जांपल भी दूंगा मैं। एंड द अदर इज स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी एग्जिस्ट व्हेन वी रिजेंबल अंडरलाइन मैकेनिज्म्स बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड मार्केट। ठीक है, इसमें हम उसके जो ज़ाहरी फीचर्स होते हैं उससे हटकर जो उसके मैकेनिज़्म होता है उसको उसके अंदर सिमिलैरिटीज़ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, which is difficult to observe. So first, I'll give you the example of superficial similarity. It is the simulator of space shuttle pilot. इसके अंदर space shuttle pilot को ट्रेनिंग दी जाती है स्पेस में जाने से पहले। इसके अंदर कंप्लीट सिस्टम होता है जो कि स्पेस शटल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, सेम इंडिकेटर्स, हर चीज़, कंप्लीट डैशबोर्ड होता है जिसको यूज़ करते हैं, और बिल्कुल ऐसे फील होता है जैसे वो रियल किसी स्पेस शटल के अंदर उसको फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसका इंटरनल व्यू है, देखें कितना कम्प्लेक्स और कितने ज़्यादा इसका पूरा डैशबोर्ड कितना कम्प्लेक्स है। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह एग्जैक्टली स्पेस शटल का होता है। तो ये एक प्रोडक्ट है, ये टेक्नोलॉजी है। इसकी अगर हम सुपरफिशियल एलिमेंट्स या सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज़ देखें एक और मार्केट में, एंड दैट मार्केट इज़ एयरलाइन पायलट, जो हवाई जहाज़ का पायलट होता है। इस तरह के सिमुलेटर्स उनकी ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। अब ये एक सिंपल सा सिमुलेटर है जिसके अंदर एक पायलट को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका एक सिंपल सा डैशबोर्ड है।
इसके अलावा आजकल बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सिमुलेटर्स भी हैं। अब ये भी एयरलाइन पायलट का सिमुलेटर है, विच इज़ वेरी हैवी सिमुलेटर। जब कोई ट्रेनिंग ले रहा हो तो उसको बिल्कुल फील नहीं होता कि ये मैं रियल में किसी प्लेन के कैबिन में बैठा हूँ या मैं किसी सिमुलेटर के अंदर बैठा हूँ। ठीक है, इसकी जो विंडोज़ हैं वहाँ पे स्क्रीन लगी होती हैं और मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये अब ये देखें, ये सिमुलेटर के अंदर बैठे हुए हैं। अब इसकी आगे फर्दर हम सुपरफिशियल सिमिलैरिटी देखें, वो एक और मार्केट है विच इज़ ड्राइविंग। ठीक है, कार ड्राइविंग। तो कार ड्राइविंग के लिए भी हम इस तरह के सिमुलेटर्स बना सकते हैं, जहाँ पे जो टीनेजर ड्राइवर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या किया है, ये सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज़ हमने देखी, स्पेस शटल पायलट की देखी, एयरप्लेन पायलट के साथ, और उसकी फिर देखी हमने आगे जो कार ड्राइवर थे। ठीक है, टीनेज जो कार ड्राइवर हैं उनके साथ। अब उसकी ये पिक्चर है, इसमें 3 स्क्रीन्स लगी हैं। ठीक है, और कंप्लीट इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आपको सड़क पे कोई जंप वगैरह आता है तो ये बिल्कुल वैसी ही चेयर भी इसकी मूव करेगी जैसे रियल के में वो किसी कार के अंदर बैठे हैं। ठीक है, अब ये सीधी सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज़। जो दूसरा इसका सिमिलैरिटीज़ का टॉपिक था वो था स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ विच इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व, दैट इज़ अबाउट अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक मेंटल डिसऑर्डर की डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको अटेंशन डेफिसिट होता है। वो किसी एक पॉइंट में रीडिंग कर रहा है तो उस जो रीडिंग जो पढ़ रहा है वो उसमें वो अटेंशन नहीं पे कर पाता। लेक्चर सुनते हुए उसको लेक्चर क्लास के अंदर उसकी टेंशन नहीं होती, और ड्राइविंग के दौरान उसको मुश्किल होती है, वो अटेंटिव नहीं होता। ठीक है, ये मेंटल डिसऑर्डर की डिजीज़ है। तो इसको कहते हैं ADHD, शॉर्ट फॉर्म में ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब इसमें क्या हो सकता है कि उसी मैकेनिज्म को यूज़ करें कि वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर एक स्पेस शटल पायलट, एयरलाइन पायलट या ड्राइवर को ट्रेन किया जाता है। सेम उसी तरह पे से इनका भी एक इन्वायरमेंट या इस तरह की एक टूल बनाया जा सकता है उस टेक्नोलॉजी को या उस सिस्टम को, मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए, जिसमें एक जो पेशेंट है जो नॉन फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव्स की तरफ जाता है कि क्योंकि इसकी काफ़ी सारी मेडिसिन भी मौजूद हैं, तो कोशिश ये होती है अक्सर लोगों की कि हम मेडिसिन ना लें। तो नॉन फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट के लिए वो उस तरह के गैजेट्स, उस तरह की टूल्स यूज़ कर सकते हैं। अब इस पिक्चर में आप देखें तो इनके सर पे भी वो लगा हुआ है, एक सेंसर लगे हुए हैं, कान के साथ भी, और 4 फिंगर के ऊपर भी, जिस तरह कान पे लगा हुआ है ना सर का, 4 फिंगर के ऊपर भी एक सेंसर टाइप क्लिप होता है जो कि बॉडी के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को मशीन मतलब कि कंप्यूटर को पहुंचाता है। ठीक है, कंप्यूटर को डिलीवर करता है और कंप्यूटर आगे से उसके अकॉर्डिंगली आगे जो इनके सामने ये एक एक्टिविटी बनी हुई है इसमें इनको शो करता है। ठीक है, अब ये मेंटल ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट के लिए इस तरह की छोटी छोटी गेम्स बनी हुई हैं जिसके ज़रिए वो अपनी अटेंशन को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज़ इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है, इसके अंदर अंडरलाइंग मैकेनिज्म है, उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं। इसकी आपको मैं बताऊं कि ये देखें, ये हेलमेट बना हुआ है, इसके साथ ये इसका हेलमेट है और ये साथ डिवाइस पड़ी है। ठीक है, और ये कनेक्टेड होगी लैपटॉप के साथ। तो इसमें वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने अटेंशन को रिकवर करने की। ठीक है, इस तरह के भी गैजेट्स होते हैं जिसमें अटेंशन इम्प्रूव की जाती है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। नेक्स्ट हमारा जो एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग का टॉपिक है वो है ब्रिकोलाज। तो इट इज़ द रिसोर्सफुल वे ऑफ थिंकिंग एंटरप्रेन्योर्स मेकिंग डू बाय अप्लाइंग कम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एट हैंड टू न्यू प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी। ब्रिकोलाज में क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर्स के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको कंबाइन करके एक नए प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है या अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाता है। ठीक है, यू कैन से कि डू समथिंग आउट ऑफ नथिंग। एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आप ऐसे करें कि स्क्रीन को स्टॉप कर दें। मैं यहाँ पे कुछ शेप्स आपको शो करूँगा। आप कंसिडर करें कि हर शेप जो है वो एक रिसोर्स है। ठीक है, ये एक्टिविटी लाजमी करनी है आपने। स्क्रीन स्टॉप कर दें। ये यूरोप के अंदर स्कूल्स में कराई जाती है कि ताकि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बिल्ट अप हो। ठीक है, ब्रिकोलाज एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये आप तो
इजीली कर लेंगे इसको, 1-2 मिनट में हो जाएगा। स्क्रीन स्टॉप करके मैं शेप्स शो करूँगा, आपने ये सारी शेप्स हैं, यू कंसिडर ईच शेप एज अ रिसोर्स, ठीक है। ये सारे डिफरेंट शेप्स हैं, ये आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। अब आपने इनको कंबाइन करके कुछ बनाना है, यू कैन मेक एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। और लाजमी नहीं है कि कौन सी शेप को किसके साथ करना है या सारी शेप्स को यूज़ करना है। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं सिर्फ इनको यूज़ करके कुछ बनाऊंगा, ठीक है। आप इनको रोटेट कर सकते हैं, इनका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन यही अवेलेबल शेप्स हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक बनाई है, इनको कंबाइन किया है। यू कैन सी कि ये जो अवेलेबल शेप्स थी उनको मैंने कंबाइन करके इट इज़ अ कार, एक कार बन गई, ठीक है। अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करके एक अट्रैक्टिव चीज़ बना ली, ठीक है। पहले अलग-अलग शेप्स, उनमें कोई इंट्रैक्शन नहीं थी, वो यूज़फुल नहीं थी, अब ये यूज़फुल लग रही है, ठीक है। इट इज़ ब्रिकोला, ये जनरल एग्जांपल है, आपको मैं इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। हेयर वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ टिम ग्रेसन। टिम ग्रेसन जो थे एक फार्मर थे, उनके पास एक प्रॉपर्टी थी जो कि उसका प्रॉब्लम ये था उस प्रॉपर्टी का कि उसके नीचे से कोल की माइंस गुजर रही थी। कोल की माइन का प्रॉब्लम मसला ये था कि वहाँ वो कोल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि दोज वर अबैंडन्ड कोल माइंस, वहाँ काम रुका हुआ था, हुकूमत ने बंद किया था या रिजेक्टेड थी, वट एवर, वो काम वहाँ नहीं चल रहा था, ठीक है। उनकी प्रॉपर जो ज़मीन थी उसके नीचे से इस तरह के कोयले के ज़खायर से थे। अब मसला ये था कि वहाँ से उनको फ़ायदा कोई नहीं मिल रहा था, और ऊपर से एक प्रॉब्लम था कि वहाँ से एक टॉक्सिक गैस निकलती थी जिसका नाम था मीथेन। मीथेन गैस थी जो कि एक्सप्लोजिव गैस है, उसको अगर आग मिले तो वो फ्लेमेबल है। अब मसला था कि वो थे फार्मर, ये जो मीथेन है ये टॉक्सिक है ग्रीनरी के लिए, वो वहाँ पे प्लांटिंग नहीं कर सकते थे, या पे वहाँ पे जो लोग कुछ और काम करना चाहें तो वो उनके लिए भी टॉक्सिक थी। उन्होंने क्या किया कि अपने इस जो प्रॉपर्टी थी इसका बेस्ट यूज़ करने के लिए यहाँ पे रिसोर्सेज को कंसिडर करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मीथेन गैस, इट कैन बी रिसोर्स फॉर मी, ठीक है। मीथेन गैस को ही उन्होंने एज अ रिसोर्स लिया, और जहाँ पे उनको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से मीथेन गैस ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो सकती है, वहाँ पे उन्होंने ड्रिल किया। ड्रिल करके उन्होंने एक सेकेंड हैंड जनरेटर लाया इसका डीजल का, और उसके अंदर गैस किट लगा के सारी चेंजेस करके वहाँ पे फिटिंग की। अब वहाँ पे उन्होंने बड़ी मुश्किल से कोल के जहाँ पे वो मीथेन निकल रही थी वहाँ के ऊपर जनरेटर फिट कर दिया। जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई उन्होंने उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया, पास जो यूटिलिटी कंपनीज थी उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना शुरू कर दी। अब उन्होंने क्या किया, एक जो मीथेन गैस थी उसको यूज़ किया, और साथ में रिसोर्स लिए एक जनरेटर लिया और इनका इस्तेमाल किया, और क्या किया आगे, इलेक्ट्रिसिटी बना के सेल की। यू कैन सी कि ही क्रिएटेड अ ब्रिकोलाज, ठीक है। अब फर्दर क्या किया, ये जनरेटर जो था बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था और जो कि टोटली वेस्ट था, उसका कोई इस्तेमाल नहीं था। उन्होंने वहाँ एक ग्रीन हाउस बनाया। ग्रीन हाउस कहते हैं जहाँ पे बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है और वहाँ पे प्लांटिंग करते हैं। ग्रीन हाउस बना के वहाँ हाइड्रोपोनिक टोमेटोज़ लगाए, और उन जो प्लांटिंग के लिए जो पानी चाहिए था वो था गर्म पानी। गर्म पानी चाहिए था पौधों को लगाने के लिए, लेकिन वहाँ पे गर्म पानी अवेलेबल नहीं था। उन्होंने जो पानी था उसको इसके हीट कूलिंग सिस्टम से, जनरेटर के कूलिंग सिस्टम से उसको पास किया, और जो जनरेटर की एक्स्ट्रा हीट थी जो कि वेस्ट थी उसको यूज़ करते हुए पानी गर्म करके पौधों को लगाना शुरू किया। अब उन्होंने ये ग्रीन हाउस बनाया और पौधों को पानी लगाया, इस वजह से उनके टमाटोज़ ने काफ़ी ग्रो किया। एक वो इलेक्ट्रिसिटी सेल करना शुरू हो गए, दूसरा वो टमाटोज़ सेल करना स्टार्ट कर दिया। थर्ड अपॉर्चुनिटी उन्हें नज़र आई कि टमाटोज़ के जहाँ पे वो पानी डालते हैं नीचे, वहाँ पे इतनी जगह थी कि वहाँ पे वो फ़िशिंग कर सकते हैं, वहाँ पे मछलियाँ रख सकते हैं अपने पास। तो उस वक्त मार्केट के अंदर तिलापिया फ़िश जो थी वो बहुत फेमस थी, वो होटल्स के अंदर लोग पसंद करते थे। उन्होंने इसको वहाँ पे टोमेटोज़ की जहाँ रूट्स हैं वहाँ पे जो पानी जहाँ बहुत ज़्यादा उन्होंने छोड़ा होता है वहाँ पे इनको छोड़ दिया। साथ में इनकी ग्रोथ भी हो रही थी, और साथ में जो इनका वेस्ट था वो एज अ फर्टिलाइज़र उन प्लांट्स के लिए वो भी बेनिफिशियल था। अब यू कैन सी कि कंप्लीट स्टोरी में कितने ज़्यादा अवेलेबल रिसोर्सेज को कंबाइन किया एक बेस्ट पॉसिबल यूज़ के लिए, और आगे से इन्होंने कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की। एट द एंड ये हुआ कि
उनको एक वहाँ एक्सेसिव अमाउंट में मीथेन मिली और उन्होंने उस मीथेन को डायरेक्टली एक नेचुरल गैस कंपनी को सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो इट वाज ऑल अबाउट ब्रिकोलाज। नेक्स्ट, effectuation. Effectuation is the theory of प्रोफेसर सरस सरस्वती। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मार्केट के अंदर एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स थे उनके साथ इंटरव्यूज़ किए, उनसे एक क्वेश्चनर था इनका जिसके अंदर सिचुएशंस थी मुख्तलिफ़ तरह की। उन्होंने वहाँ से उनसे उस पर रिव्यू लिए। काफ़ी बड़ा 17 पेज या 16 पेज का क्वेश्चनर था जिसके अंदर मुख्तलिफ़ सिचुएशंस थी और देखा कि वो एंटरप्रेन्योर्स उन सिचुएशन पे रिएक्ट कैसे करेंगे। इन्होंने उसके बाद अपने रिजल्ट्स काफ़ी एक डिटेल्ड रिसर्च के बाद इन्होंने इफेक्चुएशन का कॉन्सेप्ट दिया। इफेक्चुएशन को समझने से पहले आप कॉजल को समझ लें, क्योंकि इफेक्चुएशन इज़ द रिवर्स ऑफ कॉजल। कॉजल में क्या होता है, द कॉजल प्रोसेस दैट स्टार्ट विद अ डिज़ायर और आउटकम एंड फोकस ऑन द मीन्स टू जनरेट दैट आउटकम। आपके पास पहले से एक आउटकम होती है, एक डिज़ायर होती है जिसको आपने हिट करना होता है, एक टारगेट होता है, फिर आप उससे रिलेटेड जितने भी मीन्स और रिसोर्सेज होते हैं उनको इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं, फिर उनके ऊपर आप काम करते हैं और फिर वो आउटकम जनरेट होती है। इफेक्चुएशन इसका रिवर्स है। आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप सिर्फ उन्हीं को इकट्ठा करके उन्हीं के साथ उन्हीं को यूज़ करते हुए एक नई आउटकम जनरेट करते हैं। आपको टारगेट आउटकम नहीं मिलती इसमें। इफेक्चुएशन इज़ अ प्रोसेस दैट स्टार्ट विद व्हाट वन हैज़ एंड सेलेक्ट अमंग पॉसिबल आउटकम्स। कि उसकी आगे जितनी पॉसिबल आउटकम्स निकलती हैं, आपको जो बेस्ट लगती है आप वो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं आगे। इसकी एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल कि एक शेफ़ है जो जिसने डिनर तैयार करना है। अब देर आर टू वेज टू कुक डिनर। फर्स्ट इज़ कि क्लाइंट जो है उसने कोई मील जो है खाना जो अपने लिए उसने डिनर लेना है, उसने मेन्यू से सिलेक्ट कर लिया कि ये चीज़ तैयार करके लाएं। तो शेफ़ क्या करेगा, वो शॉप पे जाएगा, जितने रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने रिसोर्सेज उसको चाहिए वो सारे मार्केट से दुकान से लेके आएगा, उनको फिर पकाएगा और मील तैयार कर लेगा। अब उसको एक टारगेट मिला, एक आउटकम उसके जहन में थी कि ये चीज़ मैंने बनानी है, और एंड उसने उसके रिसोर्सेज जमा किए, फिर पका के वो चीज़ तैयार कर दी। इट इज़ अ कॉजल प्रोसेस। बट ऑन अदर हैंड, इन द सेकेंड केस, क्लाइंट जो आता है वो शेफ़ को कहता है कि यार आप किचन में जाएं, वहाँ कप बोर्ड्स के अंदर, फ्रिज के अंदर जो भी सामान पड़ा हुआ है, जितने इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं उनको यूज़ करें और आप जो बनता है बना दें। अब उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और उसके माइंड में कोई स्पेशल डिश नहीं है जो उसने तैयार करनी है। अब वो कुछ नई चीज़ बनाएगा और जब वो उसको तैयार करेगा तो वो एक प्रोडक्ट की या नई एक जो मील की शक्ल में सामने आएगी जो कि पहले मौजूद नहीं थी। तो इट इज़ इफेक्चुएशन। देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्चुएशन। फर्स्ट इज़ बर्ड इन हैंड। सिंपल जो वही बार बार बात हो रही है कि आप अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर काम करते हैं। यू हैव टू क्रिएट सोल्यूशन विद द रिसोर्सेज अवेलेबल हेयर एंड नाउ। सेकेंड इज़ लेमनेड प्रिंसिपल। लेमनेड प्रिंसिपल जो होता है वो कहता है कि आपके जो मिस्टेक्स हैं, सरप्राइजेज हैं, वो इनएविटेबल हैं, दे आर सर्टेन टू हैपन। कि आपने नई अपॉर्चुनिटीज़ को उनसे लर्न करके आगे नई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने की कोशिश करनी है। तो थर्ड जो है वो है क्रेजी क्विल्ट। क्रेजी क्विल्ट में होता है कि एंटरप्रेन्योर एक पार्टनरशिप में एंटर हो जाता है जिसकी वजह से ही कैन प्रोजेक्ट न्यू फंड्स एंड न्यू डायरेक्शंस। उसको आगे नए मौके मिलते हैं जब पार्टनरशिप में एंटर हो जाता है, सिक्योर हो जाता है सिर्फ बिजनेस काफ़ी। और लास्ट पॉइंट जो है अफोर्डेबल लॉस। यू शुड ओनली इन्वेस्ट एज मच एज यू आर विलिंग टू लूज। दीज आर 4 प्रिंसिपल ऑफ इफेक्चुएशन। Next is cognitive adaptability. So cognitive adaptability describes the extent to which entrepreneurs are dynamic, flexible, self-regulating, and engaged in process of generating multiple decision frameworks, focus on sensing and processing changes in their environment and then act on them.
कॉग्निटिव अडेप्टेबिलिटी जो होती है वो डिस्क्राइब करती है क्या एक एंटरप्रेन्योर कितना फ्लेक्सिबल है, मार्केट चेंजेस पे किस तरह रिएक्ट करता है, ठीक है, उसकी स्ट्रेटजी मेकिंग कैसी है, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से किस तरह लर्न कर रहा है, वो कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर होने वाली इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको सेंस करता है, उनके ऊपर फिर रिएक्ट बेस्ट जो रिएक्शन है वो रिएक्शन देने की कोशिश करता है। तो कॉग्निटिव अडेप्टेबिलिटी में एंटरप्रेन्योर्स 4 टाइप्स के क्वेश्चंस करता है, ठीक है। फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, सेकंड कनेक्शन टास्क, देन स्ट्रेटजी टास्क एंड लास्ट इज रिफ्लेक्शन टास्क। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो है वो हम किसी चैलेंज को एड्रेस करने से पहले, एंटरप्रेन्योर किसी भी चैलेंज के ऊपर उसको अटेम्प्ट करने से पहले मार्केट खुद से क्वेश्चन करता है उस मार्केट के बारे में। वो जो प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाना चाहता है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, उस प्रॉब्लम के बारे में उसके माइंड में क्वेश्चन रेज होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं उस अंडरस्टैंड करने में उस इन्वायरमेंट को। दीज आर द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, आप इनको रीड कर सकते हैं। इसमें पूछा गया कि प्रॉब्लम क्या है, आपका प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या है और की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, मार्केट क्या है, मार्केट किस तरह की है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, और व्हाट डू वी वांट टू अचीव बाय क्रिएटिंग दिस न्यू फर्म एंड, और इसके की एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं जिसको आंसर करके उस इन्वायरमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। नेक्स्ट इज कनेक्शन टास्क। कनेक्शन टास्क में एंटरप्रेन्योर जो होता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, जो वो प्रॉब्लम्स, वो सिचुएशंस, वो चैलेंजेस जो एक एंटरप्रेन्योर पहले फेस कर चुका है, वो सिचुएशंस जो पहले जिनसे गुजर चुका है, उनको सॉल्व कर चुका है, उनके साथ कनेक्शन क्रिएट करता है कि दिस टाइम जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उसमें और जो पहले उसने सॉल्व किया था इसमें क्या डिफरेंस है, कितना सिमिलर है और कितना डिफरेंट है, ठीक है। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस विद सिचुएशन प्रीवियसली फेस्ड एंड सॉल्व्ड, ठीक है। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। इसमें प्रॉब्लम के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह हमने पहले बात की, उसके अंदर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखता है कि पहले वाला प्रॉब्लम कैसा था, अब वाला इसमें क्या फ़र्क है, कि ये नए बिज़नेस में जो मैं एंटर हुआ हूँ, नए इन्वायरमेंट, नई मार्केट में आया हूँ, ये पहले वाली मार्केट से किस तरह डिफरेंट है। ये सारी चीज़ें वो अपने आप से पूछता है, जिसके आंसर करने के बाद वो इस काबिल होता है कि वो जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर वो गुड बेस्ट डिसीजन ले सके। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक टास्क। स्ट्रेटेजिक टास्क में वो किसी भी सिचुएशन में जो स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं एंटरप्रेन्योर, कि ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। ये जो क्वेश्चंस हैं स्ट्रेटजी के रिलेटेड, बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है, क्या वजह है ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है, और इसको हम किस तरह से स्ट्रेटजी के ऊपर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आंसर करते हैं उस तरह की सिचुएशन के अंदर कि व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी, हाउ व्हाई दिस स्ट्रेटजी इज़ बेस्ट स्ट्रेटजी। लास्ट में हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन टास्क। रिफ्लेक्शन टास्क में एंटरप्रेन्योर अपनी फीलिंग्स, अपना एक्सपीरियंस जो है वो अपने पास नोट डाउन करता है या उसको रिकॉल करता है, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स थिंकिंग अबाउट देयर अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में आगे बढ़ता है, उसका जो अपना फीडबैक है अपने उस वेंचर के बारे में, वो उसके बेस के ऊपर डिसीजन लेता है। वो जो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है खुद, जो उसकी अपनी रिफ्लेक्शंस होती हैं वो उनसे अंडरस्टैंडिंग लेता है, ठीक है। उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो उसकी बेस के ऊपर डिसीजन उनको अडेप्ट करता है। इसके भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट डिफ़िकल्टी एम आई फेसिंग, कौन सी मुश्किलात में हूँ, किस तरह फील कर रहा हूँ मैं, क्या इस टास्क के लिए मैं कोई और अप्रोच भी यूज़ कर सकता हूँ, या इस तरह के मुख्तलिफ सवालात हैं, ठीक है। हाउ विल वी नो सक्सेस इफ़ वी सी इट, सक्सेस जब मिलेगी तो किस तरह पता चलेगा कि हाँ हम सक्सेसफुल हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये स्पेसिफिक होते हैं बिज़नेस के हिसाब से, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते जनरलाइज होते हैं कि ये फार्मूला है कि क्लिक करो तो ये फार्मूला लगाओ तो समझ आ जाती है। हर बिज़नेस की अपनी सिचुएशंस होती हैं, उन अपने हिसाब से उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं, ठीक है। तो हियर वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक्स, तो यहाँ पे क्लास एंड करते हैं।
Thank you so much.